लाइव 7 की खास पेशकश किस सुरताल की सरकार, हो जाइए तैयार क्योंकि आ गए हैं फिर से नीतीश कुमार। में आपका स्वागत है। दरअसल में आज 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 6 बार रहे। 15 साल का उन्होंने शासन भी बिहार की सत्ता लगी है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एनडीए की सरकार में 15 साल में पहली बार ऐसा देखने को मिला है जब भाजपा के कोटे से दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और इन सब के बीच नीतीश कुमार और सुशील मोदी की दोस्ती में भी दरार आ गया है। और कल तक सुशील मोदी कहा करते थे नीतीश कुमार के लिए कि तेरे जैसा यार कहां ऐसा याराना। लेकिन अब आज सुशील मोदी नीतीश कुमार को लेकर फिर से कहते हैं कि मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। चूंकि कहीं न कहीं से नीतीश कुमार ये चाह रहे थे कि सुशील मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन भाजपा नेतृत्व को यह मंजूर नहीं था। लिहाजा अब सुशील मोदी को यह लगने लगा है कि भाजपा नेतृत्व के साथ कहीं न कहीं नीतीश कुमार भी उन्हें उप मुख्यमंत्री से हटाने के लिए एक बड़ा कारण है। हम चलेंगे, हमारे साथ एक लंबा पैनल है, 6 लोग हमारे साथ गेस्ट में हैं, जिसमें 3 सत्ता पक्ष से हैं, 3 विपक्ष से हैं। हम उनके पास चलेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सरकार बनी है ये किस सुरताल की सरकार है। क्योंकि सरकार को चलाने के लिए 122 विधायकों की आवश्यकता है। 126 का समर्थन पत्र गवर्नर को सौंपा गया है, जिसमें एक निर्दलीय सुमित कुमार हैं, 4 हमसे हैं, 4 वीआईपी पार्टी से हैं और जदयू और भाजपा अगर इस दोनों को मिला दिया जाए तो सिर्फ इनके पास लगभग 114 सीटें रह जाती हैं। यानी अगर ये 2 पार्टियां, हम और वीआईपी, सरकार से अलग हो जाती हैं तो सरकार अल्पमत में हो जाएगी। लिहाजा जो महागठबंधन के नेता हैं वो अभी से ये कहना शुरू कर दिए हैं कि दीपावली भले ही नीतीश कुमार मना ले, लेकिन आने वाले दिनों में होली वह मनाएंगे। हम चले परिचय करवाएं। हमारे साथ आरजेडी के नेता हैं इकबाल साहब, हमारे साथ सुमन के नेता हैं, हमारे साथ सौरभ जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ अखिलेश जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं और बहुत जोर से अपनी आवाज को अपनी बुलंद करते हैं किसी भी टीवी चैनल में। हमारे साथ भोला जी हैं रालोसपा से और हमारे साथ विजय यादव जी हैं, हम के प्रवक्ता हैं। और हम शो की शुरुआत विजय जी से ही करेंगे क्योंकि विजय जी काफी आज खुश होंगे क्योंकि एक बार फिर से जीतन राम मांझी के बेटे मंत्री बन गए हैं। और किसी भी पिता का यह सपना होता है कि उसका बेटा मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हालांकि बाद में उन्होंने नीतीश के साथ क्या किया ये सबको पता है, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। इस बार भी जीतन राम मांझी को ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि जब वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो फिर मंत्री बनने का कोई औचित्य नहीं, लिहाजा बेटे को उन्होंने मंत्री बना दिया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह भी है कि बिहार की सियासत में 2-3 ऐसी पार्टियां हैं जिनको अपने बाद और नेता नजर नहीं आते हैं, और कोई भी नेता अगर नजर आता है तो वो सिर्फ उनका बेटा, उनकी बहू, उनकी समधन यही होती है। और उसमें से जीतन राम मांझी एक है जिन्होंने किसी दूसरे नेता को मंत्री नहीं बनने दिया, बल्कि उनकी नजर में सबसे ज्यादा काबिलियत रखने वाला उनका बेटा है। विजय जी, कई लोग हैं आपकी पार्टी में, लेकिन बेटा को ही क्यों मंत्री बनाया मांझी जी? बेटा एमएलसी है, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। आपको मालूम हो जाए कि 2015 में चुनाव लड़े थे तो उनके बेटा हार गए थे, लेकिन वो लंबे समय से की कृपा पर एमएलसी बने। नहीं, आरजेडी को फिर आप लोगों ने धोखा दिया और अंततः आज मंत्री बना दिया। ये देखिए, आप लोग अंततः कहना गलत है। आरजेडी के जो प्रमुख है लालू यादव बार बार मांझी जी को रिक्वेस्ट कर उन्होंने अपने दल में लाया कि गरीबों की लड़ाई लड़ना है, दलितों की लड़ाई लड़ना है। लेकिन यहाँ तो ये लोग कुछ नहीं, सिर्फ अपने घर की लड़ाई लड़ना, अपने परिवारों की लड़ाई लड़ने में ये लोग व्यस्त थे। तो मांझी जी बार बार कहने के बाद, अल्टीमेटम देने के बाद इन्होंने फिर से दल तोड़ने का काम किया, अपने घर में आने का काम किया। आपकी ताजगी बता रही है कि आज आप खुश है, पूरा एकदम दिख रहे हैं, पूरा ब्लैक बंडी और ये व्हाइट कुर्ता। हम चलेंगे से तो पर आरजेडी के नेता हैं इकबाल जी, विजय जी आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर और तो जबरदस्ती लालू यादव ने लाया था, बहुत हाथ पांव पकड़ा, उसके बाद लालू जी आए। जी नहीं, ये गलत बात है। जिस तरह से मांझी जी के साथ वहाँ शोषण हो रहा था, जिस तरह से उनके साथ जो अत्याचार हो रही थी, वो काफी अपने आप को ठगा जी ने तो हमारे सम्मान देने उनको बुलाने के बाद उनके बेटा को एमएलसी बनाया। वो हमेशा चाहते हैं कि सत्ता में रहें और अपनी बात को मनवाने की कोशिश। आप लोगों को ये पता था कि आप सत्ता में नहीं आने वाले? नहीं, ये कैसे सत्ता में तो हमारे साथ तो अभी तो जो हुआ है वो छल हुआ है। युवाओं के कंधे पर जो छुरा भोगने का काम किया गया है। सरकार तो हमारी बन रही थी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे। हमारे साथ आज सुमन जी, बहुत खुश होंगे आप क्योंकि आज मतलब 43 सीट आने के बावजूद आज फिर से एक बार नीतीश जी मुख्यमंत्री बन गए।
नहीं, भाजपा को और जदयू को आप अलग से नहीं देखे। और सबसे बड़ी बात कहा कि ये 43 सीट 43 से नहीं पाने, हम एनडीए हैं। तो रूप में हमारी संख्या बल को आप दिखाएं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इकाई मिलेंगे तो फिर हमारे मांझी साहब 4 हैं, वीआईपी 4 हैं, तो आपका खुशी का जो परिभाषा वो अलग हो जाएगा। तो हम कहीं भी हैं, हम एकजुट हैं। हमारी जो पार्टियां हैं वो एनडीए के रूप में, और एनडीए के जो संख्या बल है वो बहुत ज्यादा है। जब ज्यादा है इसलिए हम सत्ता में हैं। काफी खुश है सुमन। स्वाभाविक है, और जब बहुत ज्यादा खुशी इसलिए है कि हमने जो काम किया, हमारे नेताओं ने जो काम किया, बिहार की जनता ने उसे मान्यता दिया, और विकास का जो गति था उसको आगे बढ़ाने में उनका पुरजोर समर्थन मिला, और हम आज सत्ता में हैं। इसलिए सुमन जी आज आप टीका उका करके आए हैं, मतलब पूरा किला फतह कर लिया। स्वाभाविक टीका उसके लिए भी है, चूंकि भाई दूज है तो उस कारण भी जो है सो नहीं, कोई मजबूरी नहीं। सौरभ जी, आपके बगल में जदयू के नेता बैठे हैं, देखिए टीका। और देखिए मतलब ठंड का थोड़ा थोड़ा प्रकोप है। ये सत्ता की गर्मी है जो बाहर निकल रही है और निकलने के लिए तैयार है, और ये जान रहे हैं कि अब जदयू का ज्यादा दिन समय नहीं बचा हुआ है बिहार में। अब जदयू को ये समाप्त कर देंगे। जिस तरह से सबसे पहले इन्होंने मायावती को समाप्त किया यूपी में, उसके बाद फिर शिवसेना को कोशिश किया, इसलिए शिवसेना अलग हो गई। फिर पंजाब में भी अकाली दल के साथ कोशिश हुआ, अकाली दल भी अलग हो गई। लेकिन शायद नीतीश जी पता नहीं क्यों नहीं समझ पाए कि भाई कहाँ वो 74-75 थे, वहां से गिर के वो 43 आ गई। जिस महत्वाकांक्षा से और जिस तरीके से आगे किया गया चिराग पासवान को, उन्होंने इनका काम कर दिया। इसलिए चिराग पासवान को देखिए कुछ दिन के बाद कैबिनेट मिनिस्टर केंद्र में बना। लेकिन सुमन जी, एक बड़ा आरोप इन्होंने लगाया आपके ऊपर। इन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में जो जी बन रही है उसमें जदयू को बीजेपी खा जाएगी। देखिए, ये विपक्ष हैं, और विपक्ष का काम ही है मिथ्या आरोप लगाना, और वो भी एक ऐसे विपक्ष के रूप में इनकी मान्यता है कि सकारात्मक कभी इनकी सोच रही ही नहीं। इसलिए हमारे ऊपर किसी तरह का अगर आरोप लगाते हैं ये तो बेबुनियाद है। भाजपा न कभी किसी को खाती है, न खाने की उसकी मंशा है। भाजपा हमेशा देश के सम्मान के लिए और साथी को साथ देने का वचन का निर्वाह करने वाली पार्टी है। तो वक्त तय करेगा, आने वाला वक्त क्या है कर। अखिलेश जी आज बड़ा खुश हैं आप, बताइए। अब ये कह रहे हैं कि आज सत्ता में ये लोग आए हैं, 2 मुख्यमंत्री बने, तो इतनी गर्मी आ गई कि अब ये बंडी भी पहनना छोड़ दिए। नहीं, देखिए, कोई खुशी तो स्वाभाविक है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि चुनाव के अंदर जनता सभी राजनीतिक दलों के लिए जवाबदेहियां तय करती है। इसमें चुनाव में न कोई जीतता है न कोई हारता है। जनता विपक्ष के लिए भी जवाबदेही तय करती है और पक्ष के लिए भी जवाबदेही तय करती है। राजनीतिक दलों को जनता द्वारा जो आदेशित जवाबदेही है उस जवाबदेही का निर्वहन करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, आज विपक्ष में बैठे हुए लोग अब कह रहे हैं कि ये होली हम मनाएंगे। क्या करेंगे? लोकतंत्र का हरण करेंगे? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि आज शपथ ग्रहण था, और शपथ ग्रहण में आज एक नई सरकार आ रही है, तो ये विपक्ष की भूमिका जो आगे आने वाली है वो सकारात्मक हो, इसके लिए आज उनको पहल करके आना चाहिए था, और आकर के इस सरकार के साथ ये अपना दिखाना चाहिए था कि भले ही जनता ने हमको विपक्ष में, असल में ये विपक्ष में बैठने के बाद ये बेचैन रहते हैं कुर्सी के लिए, और कुर्सी इनकी इतनी बड़ी मजबूरी है जिसके कारण ये कभी चैन से रह नहीं सकते हैं, और इसलिए ऐसी बातें ये करते हैं। मैं कहता हूं कि आज भी मैं कह रहा हूं, आत्मचिंतन करे, आत्ममंथन करे, कहां इनसे चूक हो गई, आगे 5 वर्ष काम करे, और बीच में ये ताकझांक करना और ये सत्ता के लिए बेचैनी में कुछ इधर उधर करना छोड़ दे, क्योंकि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने के लिए तो सबको ही है। एक बड़ा आरोप है, क्या मतलब सत्ता आप लोगों की मजबूरी है और सत्ता नहीं मिली तो बेचैनी बढ़ गई? बिल्कुल नहीं, सत्ता इनकी मजबूरी है। 2015 में जब नीतीश जी महागठबंधन बना के लड़े और 2 महीने उन्होंने हमारे साथ शासन किया, फिर पिछले दरवाजे से कौन उनको सत्ता में बैठा है? इन्होंने। सत्ता हमारी मजबूरी नहीं है। आप 1-2 स्टेट नहीं, आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल है, गोवा देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट की कई स्टेट देख लीजिए, तो सत्ता हमारी मजबूरी है ही नहीं। सत्ता इनकी लोलुपता है, इस वजह से ये हर बार पिछले दरवाजे से सत्ता में घुसने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कि इस पर सुमन जी बहुत ज्यादा अच्छा जवाब देंगे। सुमन जी, आपको लगता नहीं है कि नीतीश जी की सत्ता मजबूरी है? सत्ता के बगैर वो रह नहीं सकते हैं, इसलिए कभी आरजेडी के साथ जाते हैं, कभी इनको लगता है कि नहीं भाई अब आरजेडी में हमारा ठीक से नहीं चल रहा है, आरजेडी के साथ कोalition, तो फिर वो बीजेपी के साथ चले आते हैं। तो क्या लगता है कि बगैर सत्ता के नीतीश कुमार नहीं रह सकते हैं क्या? नहीं, देखिए, मिथ्या आरोप है, और हमने हमेशा कहा है कि नीतीश कुमार संवेदना की राजनीति करते हैं, आम लोगों की पीड़ा सुख दुख में से कंधे से कंधा मिला के चलने वाले नेता है। और जहां तक इनका आरोप है कि नीतीश कुमार की सत्ता कमजोरी है, ऐसा कभी उनकी मंशा रही है, न उनका कभी चरित्र रहा है। हाँ, ये जरूर है कि वो हमेशा चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, एक आम लोग जो समाज का अंतिम व्यक्ति वहां तक विकास की धारा पहुंचे। हम ये कहते हैं कि हमारे नीति में किसी का विश्वास हो। हम किसी के पास नहीं गए थे,
चाहे कांग्रेस हो, राजद हो, भाजपा, कोई भी हो, हम वहीं जाते हैं जिनकी नीतियां हमें रास आती है या हमारी नीतियां उनको रास आती है। आज क्या है कि भाजपा और हमारी नीतियां एक है, हम हमेशा चाहते हैं कि एक अच्छा काम हो, लेकिन कांग्रेस और राजद ने कहा कि हम आपकी नीतियों पर चलेंगे। हमने कहा कि आइए, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है बिहार के विकास का, आम जनता की पीड़ा को हरने का, लेकिन वो हमारे साथ आए। विकास करो तो मेरे साथ रहो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। लग रहा है कि इसको डिफाइन करेंगे इकबाल जी, चूंकि लगातार उंगली भी दिखा रहे थे। क्या लगता है कि नीतीश कुमार की सत्ता कमजोरी है इकबाल जी? एकदम इनकी सत्ता की कमजोरी है। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने इसके 31 साल का नौजवान जिस तरह से लोगों के बीच में जो दिल जीतने का काम, जन सैलाब देखने को मिला, वो युवा बिहार का जो 30% युवा जो जिसको लगा कि पहले कैबिनेट में हमको 10 लाख नौकरी, और ये वचनबद्ध था हम लोग का कि पहले कैबिनेट की पहले मीटिंग में 10 लाख लोग। 10 लाख तो आप नौकरी नहीं दे पाते। हमारा जो सवाल है कि क्या नीतीश कुमार की कमजोरी है सत्ता? बिल्कुल निश्चित रूप से कमजोरी है कि वो जिस तरह से उनका जो वो जा रहे थे जनता के बीच में, जो आहत थे, जो उनके झुंझलाहट था, जो कभी उनके अंदर में झुंझलाहट देखने को नहीं मिला था, वो हमेशा शालीनता के रूप में देखे जा रहे थे। जिस तरह से चिड़चिड़ाहटपन था, लग रहा था कि सत्ता मेरे विरुद्ध से जा रही है, इसलिए वो झुंझलाहट। तो आप इतने क्यों बेचैन हैं? मनोज झा बयान आता है कि होली हमारी होगी, दीपावली भले ही जदयू भाजपा की हो, लेकिन होली हमारी होगी। तो बेचैनी तो आपके अंदर भी है। मेरे अंदर बेचैनी था। मैं युवाओं के बारे में सोच रहा हूँ। जिस तरह शिक्षा का विधि व्यवस्था देखिए, स्वस्थ आप जगह हॉस्पिटल में देख लिया किस तरह से हॉस्पिटल का जो हालात है, सही से इलाज नहीं हो पाता है। शिक्षा का देख लीजिए, शिक्षा का क्या हालात है, और जिस तरह से जो युवा बेरोजगार है उसके बारे में कोई ये नहीं है। आप कोरोना में देखा कि हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी अब वो अंदर रह गए और वहां से कोई नोटिस नहीं आया। सिर्फ जो भी था बस अपना वो पदाधिकारी को आश्वासन दे रहे थे और मीडिया से ब्रीफ नहीं करते, मीडिया से मुंह चुरा के भाग रहे थे। हमारे साथ भोला शर्मा जी है रालोसपा जी। भोला जी, आज सरकार का गठन हो गया, नई सरकार आ गई, क्या आपको लगता है कि सुरताल मिला हुआ है? उसमें सरकार को हम बधाई देते हैं। विगत 5 वर्षों में सरकार तो मिला जुला करके ठीक है सर, लेकिन नई सरकार को शुभकामना देते हुए यह हम मांग करेंगे कि जो शिक्षा की व्यवस्था है वह शिक्षा की व्यवस्था को तत्काल देखने का काम करे। जब आप बोले कि आप शुभकामना देते हैं और सरकार जो है 5 साल चली वो ठीक ठाक चली, आपको लगता नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो जाएंगे आपसे, क्योंकि वो तो नीतीश के दुर्विरोधी हैं? नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी नाराज नहीं होंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी शुरू से ही शिक्षा की व्यवस्था को और चिकित्सा की व्यवस्था को लेकर के चले हैं। इसलिए नई सरकार से हम यह कामना करते हैं कि नई सरकार जो गठन हुआ है वह सरकार विकास का काम करे। विकास के काम का है मतलब है कि जो हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी कहते, शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर दे, चिकित्सा व्यवस्था को ठीक कर दे, कमाई की व्यवस्था को ठीक कर दे। आपकी जो भाषा है, मुझे लग रहा है कि आपकी जो भाषा है, भोला जी, मुझे लग रहा है कि आपकी जो भाषा है वो यह बता रहा है, भोला जी मेरी बात सुन ली, मुझे लग रहा है कि आपकी जो भाषा है वो यह बता रही है कि आने वाले दिनों में शायद आप फिर से जदयू के साथ जाने वाले हैं, क्योंकि आपकी जो भाषा है बता रही है। विजय जी, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, की है मुस्कुराहट इस चीज के लिए है कि बहुत दिनों के बाद आप फिर से सत्ता में वापस आए हैं। मुस्कुराहट इस चीज की है कि जो हम पार्टी थी आपकी वो लगभग समाप्त हो चुकी थी लोकसभा चुनाव में, अब उसमें उसको एक संजीवनी मिल गया है और अब सरकार में भी शामिल हो गए। देखिए ना, हम पार्टी ही नहीं, चाहे महागठबंधन में हम लोग थे, महागठबंधन की जितने सारे पार्टियां सब लोकसभा में समाप्त हो चुका था। लेकिन एक चीज मैं कह देता हूं कि जो आज उपेंद्र कुशवाहा के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि बिहार में शिक्षा ठीक होनी चाहिए, मैं कहता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा जी 5 साल केंद्र में मंत्री रहे, कितने बिहार में शिक्षा को ठीक करने का काम किया। जब वो अंतिम समय आया तो बिहार की शिक्षा की बात उठाने लगे, और हमारे कांग्रेस के भाई कहते हैं कि ये लोग सत्ता के भूखे हैं, नीतीश कुमार सत्ता के भूखे हैं। मैं कहता हूं कि बिहार की जनता ने मैंडेट दिया है नीतीश कुमार को, तो क्या ये लोग गद्दी पर बैठना चाहते हैं? अरे ये लोग नीतीश कुमार जी के चेहरे पर 2015 में चुनाव जीतने का काम किए थे, आपको मालूम होना चाहिए। 2019 में आप आप चले आए, महागठबंधन में रहते हुए 2019 में आप चुनाव हार गए आप ही की भाषा में, तो इसीलिए आप फिर से चले आए नीतीश जी के साथ। नहीं, हम तो यहाँ 2019 में इनके हारने के बाद हमने कहा तेजस्वी यादव को कि आप कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए जिससे मैं एनडीए गठबंधन से हम लोग लड़ सके, लेकिन वहां तो घोर खाली क्या हम कहा जाए, करप्शन ही करप्शन भरा हुआ था, इसलिए पुनः फिर हम अपने घर आ गए।
लेकिन एक चीज मैं कहता हूं कि 2015 में जो विधानसभा की चुनाव हुई थी वो नीतीश कुमार जी के चेहरे पर हुआ था और उसमें कांग्रेस को 46 सीट मिला था, 27 सीट जीत के आए थे। आज 70 सीट मिला, 19 सीट जीत के आए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आरजेडी के लोग 101 सीट पर लड़े थे, 81 सीट जीत के आए थे। आरजेडी और कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है आपकी नजर में। 141 सीट पर लड़े हैं, तो 75 सीट पर सीट है। तो देख ले कि इनका जनाधार कहाँ है। आए नीतीश कुमार से तुलना अपने आप को करते हैं। इसलिए जनता ने मैंडेट दिया है, इसलिए जनता ने चाह रही थी कि विकास पुरुष नीतीश कुमार जी बिहार से पुनः मुख्यमंत्री बने और फिर बन गए। ये बड़ा अजीब है कि राजनीति के विषय में कहा जाता है कि राजनेता और राजनीति का अपना कोई चरित्र नहीं होता है। जब तक आप किसी सत्ता के साथ हैं तो आप उनकी भाषा बोलिएगा, लेकिन जैसे ही आप सत्ता से अलग होते हैं तो फिर आपकी भाषा बदल जाती है। हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार जब हम लौटेंगे तो हम भाजपा से जवाब लेंगे कि आखिर इस बार दो उप मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया। आप देखते रहिए सनमार्ग लाइव 7। लाइव 7 की खास पेशकश में, और हम जब ब्रेक पर जा रहे थे तो हमने आपसे कहा था कि हम जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम सीधे चलेंगे भाजपा के पास और यह समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार आखिर ऐसा क्या हुआ कि दो उप मुख्यमंत्री भाजपा को अपने कोटे से बनाना पड़ा। अखिलेश जी, बड़ा सवाल है, दो उप मुख्यमंत्री क्यों? हाँ, ये मैं समझता हूँ कि इस चुनाव में महिलाओं की जिस प्रकार से भूमिका रही चुनाव के अंदर और जिस प्रकार से भागीदारी महिलाओं की हो रही है राजनीति से लेकर के समाज के सभी क्षेत्रों में, शायद हमारे नेतृत्व को ये लगा कि महिलाओं को यहाँ भी भागीदारी देनी चाहिए और इसलिए एक मुख्यमंत्री जी हैं और फिर उसके बाद रेणु देवी जो अति पिछड़ा समाज से आती हैं, नोनिया समाज से आती हैं, महिला हैं, एक कुशल संगठनकर्ता भी रही हैं और सरकार में मंत्री भी रही हैं और उनको अवसर देने का काम हमारी पार्टी ने किया है और मैं समझता हूं कि ये स्वागत योग्य है। मुझे लगता है अखिलेश जी आपके पास थोड़ी सी जानकारी का अभाव है। 2015 की अगर आप बात करेंगे तो 2015 में टोटल 28 महिलाएं जीत करके आई थी, लेकिन उस समय आप लोगों ने किसी महिला को मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। इस बार टोटल जो है वो जीत करके मात्र 24 महिलाएं आए हैं, यानी कि 4 महिलाओं की संख्या घटी है। लेकिन इस समय आप कह रहे हैं कि नहीं भाई महिला की आपको बहुत याद आ गई इसलिए आपने उनको बना दिया उप मुख्यमंत्री। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि भाई उस समय में संख्या इस समय में घटी होगी, घटती बढ़ती रहती है कभी कभी परिस्थितियों के हिसाब से, लेकिन उस समय में अगर नहीं बना सके तो क्या इस गलती को बार बार दोहराएंगे? इस समय में अगर हमने एक महिला को और वो भी अति पिछड़ा समाज से अगर हमने उप मुख्यमंत्री बनाया है तो कोई गलती नहीं की है। नहीं बनाया तो वो ठीक नहीं था, आज बनाया तो अच्छा है, उनको रहना चाहिए। आगे आने वाले दिनों में आप 4 भी इसको कर सकते हैं। नहीं, अब आगे आने वाले दिनों में क्यों 4 करेंगे? आपके अनुसार बिल्कुल नहीं, आगे आने वाले दिनों में क्यों 4 करेंगे? हम समझ रहे हैं कि महिलाओं को भागीदारी देने के लिए अगर इस बार हम 2 उप मुख्यमंत्री बना दिया। ये क्यों नहीं कर रहे हैं कि आप नीतीश कुमार का जो ईवीसी जो वोट बैंक है उसको आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? हम चलेंगे सीधे तौर पर आरजेडी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है कि 2 मुख्यमंत्री बनाने की क्या वजह रही? देखिए, इनका जो मंशा है, नीतीश कुमार जी को 6 महीने के बाद ये साइड करेंगे और अपना बिहार में ये मुख्यमंत्री लाएंगे, समझ गए? इसलिए इन्होंने 2 ये डिप्टी सीएम दिया है ताकि लोगों को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि इनका क्लियर है कि आने वाले दिन में जो है ये जो मुख्यमंत्री बिहार के होंगे वो भाजपा के होंगे। इस वजह से इन्होंने डिप्टी सीएम 2 देने के करके एक पब्लिक को मैसेज है। इनकी जो नीति और रणनीति जो होती है वो हमेशा वो कोई भी चीज़ को वो फ्रंट फुट पर आके नहीं करते, जो भी काम करते हैं वो बैक फुट पर करते हैं और बैक फुट की राजनीति कर करके ये चीज़ समझ में। और ये नीतीश कुमार जी भी खुद समझ जाएंगे क्योंकि जब चुनाव के बाद लगातार वो 3 दिन तक खामोश रहना भी कहीं न कहीं एक संकेत दे रहा था कि उनको भी कहीं न कहीं एक डर लगा हुआ था। चलिए देखिए, बहुत बड़ी बात सुमन जी इन्होंने कही है कि चुनाव के 2 दिन बाद तक नीतीश कुमार ने कुछ नहीं कहा, न कोई ट्वीट किया, न किसी से कोई बातचीत की। 2 जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं भाजपा की तरफ से, आपको लगता नहीं है ये कि नीतीश कुमार पर नकेल कसने की एक तैयारी है भाजपा के द्वारा? आपको लग रहा है कि राजद के मेरे भाई ने जो आरोप लगाया है ये हास्यास्पद है और ये इनकी भविष्यवाणी है और भविष्यवाणी का समय अब खत्म हो चुका है। वो एक समय हुआ करता था कि लोग भविष्यवाणी का सहारा लेते थे और बड़ी बड़ी बातें कही जाते थे।
ऐसी कोई बात नहीं है। और आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में हमारे दो डिप्टी सीएम हैं। हमारे देश में बहुत सारे स्टेट है जहाँ 2 है 3 डिप्टी सीएम होता है। तो एक राजनीतिक प्रयोग है और इस राजनीतिक प्रयोग को लोग आजमाते हैं। ये इसलिए आजमाते हैं कि देखिए आज का जो राजनीति है, राजनीति बहुत तरीके से किया जाता है। समाज का हर एक तबका खुश रहे, समाज का हर एक वर्ग खुश रहे, और समाज वर्ग खुश होता है तो 3 क्या हम 4 डिप्टी सीएम भी दे सकते हैं। अब तो सुरताल मिलेगा आप लोगों का। सूरता लेख है तो हम जो सो गठबंधन में है। गठबंधन अगर एक नहीं होता, हमारी विचारधारा 15 में अलग हो गए थे सर, उस समय भी सुरताल एक। हमने कहा ना कि जब विचारधारा विखंडित होने लगती है तो बेमन होके बेरुखे होके हम लोग अलग हो जाते हैं। लेकिन जब फिर लगता है कि नहीं हमारी नीतियाँ एक है, लोगों का विश्वास फिर एक जगह है, तो हम लोग एक साथ जुट जाते हैं। इकबाल जी कुछ सवाल ले रहे थे। 2015 के पहले इन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। फिर उस वक्त इनकी सूरताल कहाँ गई थी, फिर उसके बाद वो विचारधारा कहाँ गई थी। ये सत्ता की राजनीतिक है। माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का कुर्सी बहुत पसंद है। वो जनता से उनको कोई मतलब नहीं है। जनता का सिर्फ ये है कि विकास के नाम विकास का जो है, तो जाहिर सी बात है कि अब डिजिटल इंडिया हो गया है, लोग फेसबुक सोशल मीडिया से जुड़ गए, तो जाहिर सी बात है कि अब लोग दुनिया को देखने लगे। जब दुनिया को देखने लगे, कोई भी सत्ता में आएगा तो जाहिर सी बात है कि हर चीज़ आपको देखने को मिलेगा। इकबाल साहब का सवाल बहुत जायज़ है सुमन जी, कि 2015 में भी आपके सुरताल अगर मिले हुए थे तो फिर अचानक उस समय आप अलग क्यों हो गए? और नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के विषय में क्या क्या कहा, मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की आवश्यकता है। देखिए, हमने कहा ना कि समय काल के अनुसार बहुत सारी बातें हो जाती है। बेमन से भी हमें बहुत सारों का बातों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन हम जो आज कह रहे हैं कल वो नेपथ्य में नहीं चला जाए। आज हो सकता है कुछ हम कहें, लेकिन भविष्य में लगता है कि नहीं, जो गलतियाँ थी या जो विचारधारा थी वो खत्म हो गई और हम आपस में मिल सकते हैं। क्योंकि हमने हमेशा कहा कि राजनीति में और सामाजिक जीवन में दरवाज़ा नॉक नहीं किया जाता है, दरवाज़ा जो सो सटा के हम लोग छोड़ देते हैं। और जब लगता है कि बेहतर वातावरण आ गया है तो फिर हम लोग अंदर जा सकते हैं। तो संबंध हम लोग खत्म नहीं करते हैं। जब लगता है कि हमारे आपके अनुसार सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आपके शब्दों में अगर माने तो। सौरभ जी क्या लगता है कि ये सुरताल मिला रहेगा क्या? देखिए, मैं इस पे एक आपको विस्तृत बताता हूँ। नीतीश जी का एक स्वभाव है कि जब वो चुनकर आते हैं तो एक बड़ा ग्रैंड दिखाते हैं पूरे बिहार को, पूरे देश को, कि हाँ मैं सत्ता में आया हूँ। चाहे वो 2005 हो, 2010 हो, चाहे 2015 हो। गांधी मैदान में एक बड़ा आयोजन किया गया जहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री का शपथ लिया। आज राजभवन में उन्होंने शपथ लिया, एक सादे समारोह में शपथ लिया। तो वो खुद डिमोरलाइज इतना ज्यादा है इस चीज। आया था कि भाई कोरोना संक्रमण की वजह से वो लोग जो हैं जो राजभवन में शपथ, क्या जो रैलियां हो रही थी इतनी ज्यादा, क्या उसमें कोरोना कहीं नहीं फैला? जो टेस्टिंग की जितनी जरूरत है आज भी बिहार को, क्या उतनी टेस्टिंग हो रही है? नहीं हो रही है। आज जरूरत है युवाओं को रोजगार का, महिलाओं के ऊपर में जो अत्याचार हो रहे हैं उसको कंट्रोल करने का। तो उस चीज के लिए भी आपको हर चीज का एक बहाना हो जाता है कोरोना। क्या कोरोना आपको हर जगह रोक रहा है? चुनाव करवाने में कोरोना आपको नहीं रोका। तो ये तो एक बहाना है, बहाना आप कुछ भी बना लीजिए। लेकिन ये जानता है, राज्य का हर जनता जानता है कि नीतीश जी का भव्य समारोह किस तरह का हुआ करता था, कितने लोग आया करते थे, अलग अलग प्रदेशों से मुख्यमंत्री आया करते थे और वो बताते थे कि हाँ मैं यहाँ का चीफ मिनिस्टर हूँ। लेकिन इस बार जिस तरीके से वो आपके खुद टीवी चैनल पर डिबेट में मैंने था 2 दिन पहले, तो पता चला कि नीतीश जी आए मांझी जी को और साहनी जी को लेकर के, उन्होंने 2 मिनट सिर्फ सामने में टीवी चैनल को दिखाया कि हाँ ये दोनों मेरे साथ में है, ठीक है। और फिर भाजपा ने उनके दाएं बाएं एक नकेल पहरेदार बैठा दिया है कि भाई ना आप दाएं भाग सकते हैं ना बाएं भाग सकते हैं, आपको घोड़ा की तरह सीधे देखना है, जैसा मैं डायरेक्शन दूंगा आपको उसी हिसाब से सत्ता चलानी है। भाजपा के नेता अखिलेश जी, जो आरोप, एक तो सौरभ जी आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वह यह है कि क्या सुरताल आप लोगों का मिला रहेगा क्या? क्योंकि 5 साल का समय कम नहीं होता है और जो स्ट्रेटेजी भाजपा अपना रही है उसको देखते हुए सौरभ जी नहीं बल्कि हम लोगों की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए बहुत चुनौतियां होंगी आने वाले दिनों में। देखिए, मैं एक बात आपको बता देना चाह रहा हूं कि कोई चुनौती नहीं होगी। देश के अंदर कई राज्यों में हमने सरकार चलाया है और सच पूछिए तो इस देश के अंदर गठबंधन युग का प्रारंभ भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय आने पर आप छोड़ भी दिए हैं ना, जम्मू कश्मीर उसका उदाहरण है। नहीं, जम्मू कश्मीर एक उदाहरण आप दे सकते हैं, लेकिन उस जम्मू कश्मीर में जो छोड़े हैं, आपको भी पता है, पूरे देश को पता है कि धारा 370 हटाना हमारे लिए वैचारिक प्रतिबद्धता थी और इसमें इस मार्ग में ये रोड़ा था और इसलिए इस रोड़े को हमने साफ किया। यह वैचारिक प्रतिबद्धता थी। ऐसा नहीं है कि आज किसी के साथ हैं कल किसी के साथ चले गए।
लेकिन 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 ये माइक में नहीं आवाज जा रहा है, माइक आवाज में आवाज बाद में बताइएगा तो आपको अवसर मिलेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज बिहार के अंदर हमने, आपने देखा प्री पोल जो कमिटमेंट था हमने आफ्टर पोल उसको पूरा किया। पूरे भारत के अंदर जहाँ जहाँ हम गठबंधन में होते हैं हम अपने गठबंधन धर्म का पालन करते हैं। लेकिन एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि आज भी कांग्रेस और आरजेडी के प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं जो चुनाव में झूठ बोला करते। अरे भाई अब चुनाव समाप्त हो गया है, क्यों झूठ के वादे, झूठ की बात और झूठा आरोप लगा रहे हैं। अरे कम से कम हाँ बिल्कुल 19 राज्य देंगे, बिल्कुल देंगे, आप देखते रहिए। और हम ही दिए हैं। अस्पताल में कुत्ता सुअर अब बेड पर नहीं सोता है हमारे कारण। अस्पताल में ढिबड़ी में ऑपरेशन नहीं होता है, ढिबड़ी में नहीं ऑपरेशन होता है। मत बोलिए, क्योंकि 2019 में क्या स्थिति थी पटना में जब बारिश हुई थी, तो ये पूरा देश ने देखा है। जनता ने हमें सर्टिफिकेट दिया है। देखिए, अरे आपके पास आवाज नहीं जा रही है, काहे को ये चिल्ला रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये जनता ने हमें सर्टिफिकेट दिया है और उस सर्टिफिकेट के साथ जनता की सेवा करने के लिए 5 वर्ष हम तत्पर हैं। अब रही बात कि जो कांग्रेस बिल्कुल अपने वजूद को समाप्त कर चुकी है, जिसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां पार्टी हार जाती है। अब ये बेचारे करे तो क्या करे। राहुल गांधी जी उनके सबसे बड़े सिरदर्द है और उस सिरदर्द को लेकर के माथे पर उठे, महान है ये लोग, इतना महान पार्टी कोई नहीं होगा। सौरभ जी, बहुत बड़ा आरोप है, इन्होंने तो आपकी पार्टी के राहुल गांधी के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। जब ये नीतीश के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर सकते हैं अपने गठबंधन का पालन करने में, तो राहुल गांधी को तो छोड़िए। तो राहुल गांधी के बारे में बहुत केन प्रकरण इन बोलते रहते हैं। राहुल गांधी के लिए बजाते एक पीआर एजेंसी इन्होंने हायर किया कि उनके इमेज को किस तरह से डैमेज किया जाए। लाखों करोड़ों रुपया इन्होंने बहा दिया राहुल गांधी के इमेज को डैमेज करने के लिए, और आज भी उसी कोशिश में है। लेकिन वो हमारे नेता है, इस देश के जनमानस के नेता है और वो अडिग खड़े हैं और जनता की सेवा के लिए आएंगे आपके पास एक बड़ा सवाल लेकर। भोला जी, क्या लगता है आपको कि सुरताल मिला रहेगा, ये सरकार चलेगी 5 साल तक? देखिए, हम तो पहले भी कहे हैं कि नई सरकार बनी है, इस नई सरकार को हम शुभकामना देते हैं। आज टीका टिप्पणी का दिन नहीं। थोड़ा जोर से बोलिए, मुझे लग रहा है कि आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, जोश थोड़ा ठंडा गया है आपका। नहीं, आज समय टीका टिप्पणी का नहीं है, आज नई सरकार बनी है। नई सरकार को हम लोग कामना करेंगे कि यह जो नई सरकार है वह शिक्षा व्यवस्था को सबसे पहले ठीक करने का काम करे पहली सदन में। दूसरी व्यवस्था है चिकित्सा की व्यवस्था। यहाँ बोल चुके, आपको लगता है कि ये सरकार 5 साल पूरा करेगी? देखिए, आज इस पर टीका टिप्पणी हम नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है कि पूरी दुनिया में पहले ये ऐसे विपक्ष के नेता हैं जो सत्ता पक्ष को लेकर ये कह रहे हैं कि नहीं भाई 5 साल उनकी सरकार चलेगी, ये कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में शायद हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा हार से इतने ज्यादा हताश हो गए हों कि उनके पास अब एनडीए के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता है। विजय जी, क्या आपको लगता है कि 5 साल चलेगी, सुरताल मिलेगा? एकदम बिल्कुल चलेगा। देखिए, कोई यहाँ स्वार्थ नहीं है। यदि स्वार्थ होता तो नहीं चलता। एक गठबंधन का राजनीति नहीं है, एनडीए गठबंधन की बात है। यहाँ हर लोग एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार से प्रेम से हर चीज करते हैं। एनडीए गठबंधन एक सच्चा गठबंधन है। तो वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा तक नहीं होती, और हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। क्या कहेंगे सुशील मोदी के विषय में? ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने सही लिखा है। नहीं, सुशील मोदी जी ने तो अपना मन का, जो ऐसे भी ट्विटर मंत्री थे, विपक्ष हमेशा से ये बोलते रहा कि उनका ट्वीट पे ही रहता था और टीवी पे रहता था, तो हम लोग भी यही चीज बोलते थे। तो ट्विटर पे उन्होंने अपना मन की बात जो प्रधानमंत्री देश से करते हैं, तो ट्विटर के माध्यम से उन्होंने अपनी मन की बात कर दी कि भाई 40 साल के लिए धन्यवाद, मैं एक कार्यकर्ता हूं, आगे भी कार्यकर्ता रहूंगा, कार्यकर्ता से मुझे कोई नहीं हटा सकता। तो उनके मन में ये भी है एक पीड़ा या आशंका कि कहीं मुझे भाजपा से ही ना निकाला जाए, इसलिए उसका उन्होंने चर्चा किया उसमें। वरना कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता कोई नहीं निकाल सकता, ये तो हर कोई जानता है। सर, एक बड़ा सवाल अभी याद आया, प्रेम कुमार जैसे सीनियर लीडर को आज आप लोगों ने ओथ नहीं दिलवाएंगे? नहीं दिलवाया। उनकी कोई मैं कह रहा हूं कि हर नेता की भूमिका पार्टी तय करेगी, सभी अपने भूमिका में रहेंगे। कुमार भी नाराज चल रहे हैं? नहीं, कोई नाराज नहीं है। उनका बयान आया है कि मैं बहुत खुश हूं। अब सबने सुना है उस बयान को, और मैं कह रहा हूं कि बयान तो सब लोग देते हैं। हाँ बिल्कुल, और बयान वो दिल से दिए हैं। और मैं ये भी कह रहा हूं कि हमारे कांग्रेस के और राजद के प्रवक्ताओं से मेरा आग्रह है कि अगर ज्योतिष का एक दुकान ये खोल दे तो बड़ा बढ़िया रहेगा, क्योंकि भविष्य वक्ता बहुत अच्छे हैं, भविष्य बता रहे हैं। जब मांझी जी आपके साथ है तो ज्योतिष का दुकान हमको खोलने की जरूरत नहीं है हम लोग को। अरे वो ऐसे बादल है कि कब कहाँ बरस जाए हमको खुद नहीं पता है।
हमारा भी भविष्य बता रहे हैं। अब पता नहीं कहाँ से ये पढ़े हैं, ये ज्ञान लाए हैं। असल अच्छा ज्ञान है। भारत इसमें अकेला है, जो और कई देश हैं, चीन वगैरह, इस समय जापान वगैरह में भी ज्योतिष के अच्छे जानकार लोग होते हैं और हमारी जानकारी दे रहे हैं। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी, बड़ा अच्छा सवाल है। कांग्रेस के हमारे मित्र हैं, वो अब कह रहे हैं कि मासी जी ज्योतिष हो गए हैं और उनको पूरा अंदाजा है सारी चीजों का। नहीं, ठीक कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अपना घर बचा ले, चाहे कांग्रेस का हो या आरजेडी को हो। इन लोग के विधायक अब यहीं से टूट के कगार पर पहुंच गए हैं। लोग आशा टो रहे हैं कि कब मुझे ऑफर मिले, कब हमको कहीं जगह मिले। इनके यहाँ कौन है जहाँ मान सम्मान नहीं हो, जहाँ कोई कल्चर नहीं हो। जिस दिन तक कल्चर था कांग्रेस का, देश में इन्होंने शासन किया। जैसे जैसे कल्चर खत्म हुआ वैसे वैसे इनका दल भी खत्म होते जा रहा है। देखे कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पर 27 विधायक जीते थे, आज 19 पर सिमट गए। तो देखिए, ये लोग का इसी प्रकार गाल बजाते रहेंगे। और एक देहाती कहावत है कि चलनी दूसरे बढ़ती के, कि तुम्हारा में 77 को छेद है। वही हिसाब ये लोग का है। ये लोग को तो कुछ मिला नहीं, ये लोग को तो जनता नकार दिया है। अब ये लोग टाइम फिश हो गए। अब ये लोग बार बार उंगली उठा रहे हैं कि वो भाग जाएगा, वो भाग जाएगा। वो पहले अपना घर को ये लोग देखे। हमारे साथ कुछ हमारे साथ सहयोगी भी हैं जिन्होंने आज पूरे दिन इस पूरे इवेंट को कवर किया है। आफ्ताब, आज पूरे दिन आप खड़े थे राजभवन में, क्या कुछ आपने देखा और आपकी नज़र, अपनी नज़र से आप बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए की सरकार बनी और 7वीं बार नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। लेकिन एक चीज़ देखने को मिला कि जो मतलब हौसला था जो कार्यकर्ताओं का, खासकर जो कि जदयू कार्यकर्ताओं का, वो देखने को खासतौर पर नहीं मिला। कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को नहीं मिला। आप बीजेपी कार्यालय में थे, आपने अमित शाह को भी वहां पर कवर किया। जब अमित शाह आए उस समय सुशील मोदी नहीं आए थे, क्या लगा आपको कि इसका कुछ मैसेज गलत जाएगा कार्यकर्ताओं में? देखिए, सुशील मोदी जब से डिप्टी सीएम कल राजनाथ सिंह आया था, राजनाथ सिंह ने जब इस प्रेस से बात की और कहा कि डिप्टी सीएम का फैसला दिल्ली से होगा, उसके बाद ही सुशील मोदी ट्वीट करके उन्हें कहा कि मैं 40 वर्षों तक सेवा किया हूं, आगे भी कार्यकर्ता के रूप में रहूंगा, कार्यकर्ता का दायित्व मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और जब आज अमित शाह भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे, सुशील मोदी वहाँ नहीं थे, प्रेम कुमार जैसे सरीखे नेता माने जाए थे, जो नए प्रत्याशी चुनाव जीत कर आया है वो वहाँ मौजूद थे, और साथ साथ जो आला नेता थे वो वहाँ मौजूद थे। चलिए, हमारे साथ दीपिका हैं, आज सुबह से ये खड़ी रही हैं और इन्होंने इस चीज़ को बताने की कोशिश की है कि अब बिहार में महिलाओं की भूमिका को आप नकार नहीं सकते हैं। दीपिका, सुबह से आप राजभवन को देख रही थी, क्या कुछ देखा आपने? बतौर एक मतलब आप चूंकि सुबह से वहाँ देख रही थी, आप तमाम, मैंने देखा कि आप कई वॉक थ्रू भी वहाँ पर किए, कई नेताओं से आपकी बातचीत भी हुई, तो आप कैसा फील कर रही थी? आपको लगा कि भगवा जो है वो यहाँ पर तीर की बनस्पत ज़्यादा लहरा रहा था? बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर बात करें उस केंद्र की, तो उस केंद्र में भगवा कलर तो ज़्यादा लहरा ही रहा था। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं की बात करें तो बीजेपी के कार्यकर्ता काफ़ी मात्रा में उपस्थित थे वहाँ पे। कंपेयर अगर किया जाए, जदयू के कम थे, हम पार्टी के कम थे, वीआईपी के भी कम थे, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का वर्चस्व यहाँ पर साफ साफ तरीके से देखा जा सकता है। यहाँ पर बीजेपी की का वर्चस्व, मुकेश भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीएम हाउस को ये कवर कर रहे थे। क्या आपको लगा, मतलब सीएम के भीतर जो है वो कितनी उत्सुकता थी 7वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने की? देखिए, आज जो चमक उनको 2015 में आपने देखा था जब वो ये मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए थे, उस समय का चमक और आज के दमक में बहुत का अंतर था। वो चमक आज जो उनके जो शपथ ये ग्रहण में था वो कहीं से आपको देखने को नहीं मिला था। नीतीश कुमार के चेहरे पर वो चमक नजर नहीं आ रही थी जिस चमक के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं। यानी आने वाला जो अगला 5 साल है वो नीतीश कुमार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। हालांकि भाजपा और जदयू इस बात के दावे कर रहे हैं उनके नेता कि भाई सरकार पूरी स्मूथली चलेगी, तो वहीं आरजेडी इस तैयारी में है कि आने वाले दिनों में यानी मार्च में क्यों नहीं सरकार को अपदस्थ कर वो होली मनाएं। तो फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, हम फिर आपसे मिलेंगे कल इसी कार्यक्रम में किसी खास प्रोग्राम को लेकर के, किसी खास बड़े मुद्दे को लेकर के। तब तक हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।